गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लियस की कुछ बेसिक्स देखे थे, कुछ मॉडल्स देखे थे। उसके बाद हमने मास इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि किसी भी न्यूक्लियॉन्स को, जैसे हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये कुछ न्यूक्लियॉन्स लिए हैं, इनसे अगर हम किसी भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तब उस वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम इस न्यूक्लियस को इन न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट करें तो हम जो एनर्जी देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। यानी किसी भी न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट करने के लिए या फिर न्यूक्लियॉन्स से न्यूक्लियस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। आज हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ वेरिएशन देखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिथियम। हमें लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। अब लिथियम के अंदर आप जानते हो प्रोटॉन कितने होते हैं? 3, न्यूट्रॉन 4, और मास ऑफ लिथियम कितना होता है? 7.01653 AMU। अब आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? कल बताया था आपको। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00759 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00898 AMU। अब इनकी हेल्प से हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। वैल्यू पुट कर दीजिए। Z की वैल्यू कितनी है? 3। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.00759 प्लस A माइनस Z की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.00898। हो गया यहां तक। माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस यानी लिथियम का मास कितना है? 7.01653 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन से क्या निकल के आएगा? 3.02277 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3592 माइनस 7.01653 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसकी कैलकुलेशन करने पर आपके पास क्या निकल के आएगा? 0.04216 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। आ गया यहां तक। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से आएगी 39.27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। जैसे हमने लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकाली है वैसे आप किसी भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी required to देख। फर्स्ट है लास्ट प्रोटॉन। जब हम लास्ट प्रोटॉन निकालेंगे उस वक्त एनर्जी निकालनी है।
फ्रॉम द न्यूक्लियस कैल्शियम की। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ difference of their energy and last neutron from the nucleus कैल्शियम 42। क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक कैल्शियम न्यूक्लियस है जिसमें से लास्ट प्रोटॉन निकालते वक्त एनर्जी और लास्ट न्यूट्रॉन निकालते हुए एनर्जी फाइंड आउट करनी है और हमें इनकी एनर्जी के बीच जो डिफरेंस आता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब हम क्या निकालते हैं, लास्ट न्यूट्रॉन निकालते हैं उस वक्त की एनर्जी। तो द एनर्जी given to the nucleus for detaching last neutron। तो क्या आएगी वैल्यू, EBN इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम 41। अब देखिए हम यहां से क्या निकाल रहे हैं, एक न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ए की वैल्यू एक कम हो जाएगी, Z सेम रहेगा, प्लस एक न्यूट्रॉन निकाला हमने, मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, माइनस M मास ऑफ कैल्शियम 42 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब यहां से आप कैलकुलेशन करोगे, अब आपको पता है कैल्शियम का मास कितना होता है, 41.958662। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आएगा 20 इंटू 41.958622। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, हमने पीछे देखा था 1.00898, एक न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, माइनस मास ऑफ कैल्शियम 42 का मास कितना हो जाएगा 41.958622 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 0.012321 इंटू 931 इज इक्वल टू 11.477 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये हमारे पास कौन सी एनर्जी आ गई, जब हमने न्यूट्रॉन को निकाला उस वक्त हमने जितनी एनर्जी दी वो आ गई। अब हमें कौन सी एनर्जी निकालनी है, जब हम प्रोटॉन निकालेंगे उस वक्त जो एनर्जी देंगे वो हमें निकालनी है। तो क्या निकल के आएगी, एनर्जी गिवन टू द न्यूक्लियस फॉर detaching लास्ट प्रोटॉन। पिछली बार कौन कम हो रहा था, न्यूट्रॉन कम हो रहा था एक, इस बार कौन कम हो रहा है, एक प्रोटॉन कम हो रहा है। तो उस वक्त एनर्जी कितनी आएगी, इज इक्वल टू, अब देख लीजिए
हमारे पास न्यूक्लियस क्या था? 20 कैल्शियम 42 था। अब हम इसमें से एक प्रोटॉन निकाल देंगे, तो एक प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? 19 पोटेशियम 41, क्योंकि एक प्रोटॉन निकलेगा एक मास नंबर भी कम होगा, तो ये आ गया। तो यहां पर लिखेंगे कैल्शियम 41 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस m कैल्शियम 42 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। यहां तक आ गया। अब रख दीजिए वैल्यू। इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 19, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.007825, और एक लास्ट प्रोटॉन की वैल्यू 7825 माइनस कैल्शियम 42 की वैल्यू कितनी थी? 41.958622 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहां से क्या निकल के आएगा? 40,961,825 प्लस 1.007825 माइनस 41.958622 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। यहां तक आ गई वैल्यू। कैलकुलेशन कर लीजिए, तो क्या निकल के आएगा? 0.011028 इंटू 931.5। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 10.272 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब यहां से हम क्या देखते हैं? जो प्रोटॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ी? इतनी, 10.272 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। वहीं न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी थी? 11.477 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोटॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी। इसका रीजन क्या है? जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसके ऊपर सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लगता है। वहीं प्रोटॉन की बात की जाए तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स तो लगता ही है, साथ में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स भी लगता है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करते हैं, तो उसके कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ओनली nuclear force act on the neutron in the nucleus. न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन पर कौन सा फोर्स लगता है? ओनली न्यूक्लियर फोर्स लगता है। वहीं whereas nuclear force as well as Coulomb repulsive force act on the proton in the nucleus. Due to this reason, the binding energy of the proton is less.
तो ये हमने बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल देखे। अब हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें हाइड्रोजन की, अगर हम हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो वो हमारे पास निकल के आती है 11 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। वहीं हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें 92 यूरेनियम 235 की, तो वो हमारे पास क्या निकल के आती है 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। हाइड्रोजन 1H2। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, यानी यहाँ मास नंबर 2 है, यहाँ 235 है, तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या बढ़नी चाहिए, यानी मास नंबर बढ़ता है तब बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब है कि जो आयरन है उसकी बाइंडिंग क्या 26, आयरन 56, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मतलब निकल के आती है 492 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो इससे ज्यादा है। अब अभी अभी हम क्या कह रहे थे कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। तो इसका मतलब यह है, सॉरी, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी होती है 1800 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी से क्या होती है ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि जो यूरेनियम है वो आयरन से क्या होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। बट आयरन तो पूरी पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो आयरन क्या है, मोस्ट स्टेबल है। इसका मतलब स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करती थी। हमने पीछे वाले वीडियोस में देखा था कि जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम है और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्या है ज्यादा है, लेकिन स्टेबल कौन है, आयरन स्टेबल है। तो इसमें होता क्या है कि जो यूरेनियम 235 होता है इसको कितने कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बांध के रखने होते हैं, 92 तो क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, और न्यूट्रॉन कितने हो गए 235 माइनस 92 इज इक्वल टू हो गए 3, 4, 1। यानी यूरेनियम को कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बांध के रखने होते हैं, 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन को बांधा रखना होता है। वहीं अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं 26 और न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है 30, यानी इससे कम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांध के रखना होता है। यहाँ पर 92 प्रोटॉन 92 न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर लेगा, बट जो बचे हुए न्यूट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, तो इस वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ज्यादा हो जाती है। सो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं निर्धारित करती। तो यहाँ पर कौन निर्धारित करेगा, स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेंगे। यानी अब स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यानी अब इस बाइंडिंग एनर्जी को इतने न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखना होता है। यहां से क्या होगा, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी हाइड्रोजन is 11 mega electrovolt and that of 92 uranium 235 is 1800 mega electrovolt. Binding energy increases with increase as mass number.
This means that iron with binding energy 492 mega electrovolt is less stable than uranium with binding energy 1800 mega electrovolt. So, stability proportional to the binding energy. But in actual iron 56 is most stable nucleus. So actually binding energy per nucleons is criteria for nuclear stability. अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विथ मास नंबर. अगर बाइंडिंग एनर्जी B है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी? B/A. If the binding energy of nucleus of mass number A is B, then the binding energy per nucleon will be B bar is equal to B/A. इसे हम स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी